बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किरकुक में इराकी फौज का ऑपरेशन, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। कुर्द सिपाही पीछे हट गए, हजारों शहरी फरार। कुर्दिस्तान रेफरेंडम मामले का संगीन मोड़, हैदर अल अब्बादी ने कहा इराक के इत्तेहाद की हिफाजत के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। रक्का के 10% इलाके पर कंट्रोल के लिए जबरदस्त लड़ाई, इत्तेहादी फौजों ने 300 IS फाइटर्स को घेर लिया। ईरान न्यूक्लियर डील पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने अमेरिका को छोटा बना दिया। हिलरी क्लिंटन की तनकीद, कहा मुल्क का एतबार मुतासिर हो रहा है। इसराइल ने अल कुद्स में यहूदी आबादकारी के मंसूबे पर दोबारा काम शुरू कर दिया। सोमालिया के बदतरीन खुदकुश हमले में मरने वालों की तादाद 276 हो गई, मुल्क भर में सोग। नॉर्थ कोरिया के एतराज के बावजूद साउथ कोरिया और अमेरिका की जंगी मशकें, रेक्स टिलरसन ने कहा पहला बम गिरने तक बातचीत की कोशिशें जारी रहेंगी। बीजेपी लीडर संगीत सोम ने ताजमहल को बदनुमा धब्बा करार दिया, कहा गद्दारों ने बनाया था। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इराकी फौज ने कहा है कि उसने कुर्दों की पेशमरगा फोर्सेस के साथ लड़ाई के बाद किरकुक के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इराक के सरकारी टेलीविजन पर यह बात बताई गई। इराकी ओहदेदारों और कुर्द हुक्काम के हवाले से कहा गया कि किरकुक के कई इलाकों में लड़ाई हो रही है। कुर्दिस्तान के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने इस खबर को गलत बताया कि इराकी फौजें शहर के करीब पहुंच गई है या शहर के बाज़ इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन इराकी हुकूमत ने कहा कि वो किरकुक और दूसरे मुतनाज़ इलाकों पर अपनी अमलदारी कायम कर रही है। यह बयान एक ऐसे वक्त जारी किया गया जब कुर्दों की पेशमरगा फोर्सेस किरकुक के अहम इलाकों से पीछे हटने के लिए दी गई डेडलाइन के बाद बाज़ इलाकों से दस्तबरदार हो गई है। CNN ने बताया कि इराकी फौजों ने किरकुक के करीब कई अहम तंसीबात पर कंट्रोल हासिल कर लिया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पेशमरगा फोर्सेस लड़ाई के बगैर पीछे हट रही हैं। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि किरकुक के दूसरे इलाकों पर कब्जे के लिए भी ऑपरेशन किया जा रहा है। इराकी फौजों के ऑपरेशन कमांडर के हवाले से कहा गया कि मुखालिफ दहशतगर्दी यूनिट्स ने पेशमरगा फाइटर्स के पीछे हटने के बाद 1K मिलिट्री बेस पर कब्जा किया। अमेरिका ने कहा कि कुर्दिस्तान में तनाव कम किया जाना चाहिए। पेंटागन ने इराकी फोर्सेस और कुर्दों से कहा कि वो ऐसी कार्रवाई। इससे पहले खबरों में कहा गया कि कुर्दिस्तान की आज़ादी के लिए होने वाले रेफरेंडम के बाद सूरत हाल संगीन शक्ल अख्तियार करती जा रही है। इराकी फौजें तेल की दौलत से मालामाल किरकुक शहर में ऑपरेशन कर रही हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग फरार हो रहे हैं। इराकी सरकारी फौज ने वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी के साथ दो तरफ से आगे बढ़कर यह हमला किया, जिसका मकसद किरकुक शहर का कंट्रोल हासिल करना है। अल जजीरा चैनल के नुमाइंदे ने किरकुक के करीब से रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि फरार होने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। इराकी फौज ने कहा कि उसने शहर के एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है। इसके अलावा एक तेल के कुएं को भी हासिल कर लिया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एक फौजी अड्डे और एक जिले पर अमलदारी कायम कर दी गई। कुर्दों की फौज पेशमरगा बाज़ इलाकों से पीछे हट गई, लेकिन खबर है कि वो लड़ाई की तैयारी कर रही है। सैकड़ों कुर्द जो हथियारों से लैस हैं हमले के डर से अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। किरकुक कुर्दिस्तान का एक मिली जुली आबादी वाला शहर है, जिसमें कुर्द, अरब, तुर्कमान और ईसाई सभी रहते हैं। कुर्दिस्तान की इलाकाई सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान में कहा कि पेशमरगा फोर्सेस ने सरकारी फौज की कम से कम 5 गाड़ियों को तबाह कर दिया। इराकी फौज के कमांडर ने बताया कि कुर्द फोर्सेस के साथ लड़ाई में कई लोग हलाक और जख्मी हुए, लेकिन उनकी तादाद नहीं बताई गई। ब्रिगेडियर जनरल बहजाद अहमद ने कहा कि इराकी सिपाहियों ने कई घरों को जला दिया और कई लोगों को हलाक किया। ये तशद्दुद कर्तोमा और दाहो के इलाकों में किया गया, लेकिन इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक होनी बाकी है।
इराक के वजीर आजम हैदर अल-अब्बादी ने एक बयान में कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद कौमी इत्तेहाद की हिफाजत है। हैदर अल-अब्बादी ने कहा कि शहरियों के फायदे के लिए काम करना और हमारे कौमी इत्तेहाद के लिए काम करना मेरा फर्ज है, जिसे कुर्दिस्तान में रेफरेंडम के बाद खतरे पैदा हो गए हैं। हैदर अल-अब्बादी ने कहा कि यह रेफरेंडम एक ऐसे वक्त कराया गया जब मुल्क आईएसआईएस दहशतगर्दी से लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कुर्दों से कहा है कि वो दस्तूर की खिलाफ वर्जी ना करें और आईएस से लड़ाई पर तवज्जो दें। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने इराक के फायदों के बजाय अपने फायदों को अहमियत दी। वज़ीर आज़म ने किरकुक के अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी हिफाजत इराक की तरजीह है। उन्होंने कुर्द फोर्सेस से कहा कि वो मरकजी फोर्सेस में शामिल हो जाएं। कुर्दिस्तान की इलाक़ाई काउंसिल ने एक बयान में कहा कि पेशमरगा फोर्सेस कुर्दिस्तान में उसके लोगों और उसके मफादात की हिफाजत करती रहेंगी। कुर्दिस्तान की इलाक़ाई हुकूमत के सदर मसूद बरज़ानी के करीबी ओहदेदार ने ट्विटर पर बताया कि पेशमरगा फोर्सेस को हुक्म दिया गया है कि वो जंग शुरू न करें, लेकिन अगर सरकारी फौजें लड़ाई शुरू करें तो उनका जवाब दिया जाए। अल जज़ीरा के नुमाइंदे ने अरबिल शहर से रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि किरकुक और आसपास के इलाकों में कुर्द फोर्सेस ने अज़्म किया है कि वो अपने आखिरी आदमी के जिंदा रहने तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किरकुक के गवर्नर ने मकामी लोगों से कहा कि वो हथियार उठा लें। उन्होंने कहा कि जिसके पास भी हथियार है उसे उठ खड़ा होना चाहिए और शहर की हिफाजत करनी चाहिए। बात करते हैं सीरिया की। अमेरिका की ताईद रखने वाली मिली जुली फोर्सेस रक्का में अब तक की सबसे सख्त लड़ाई लड़ रही हैं। खबरों में कहा गया कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस रक्का शहर पर कब्जे के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। इस फौज में कुर्द और अरब सिपाही शामिल है, जिसे अमेरिका की ताईद हासिल है। इस फौज ने जून के महीने में रक्का पर कंट्रोल के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। अब शहर के सिर्फ 10% इलाके पर कंट्रोल के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। ऑपरेशन के एक तर्जुमान ने बताया कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अब तक की सबसे सख्त लड़ाई का सामना है। पता चला है कि तकरीबन 300 आईएस फाइटर्स को घेर लिया गया है। रक्का से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि आईएस के कई मिलिटेंट्स ने इत्तेहादी फौजों के सामने हथियार डाल दिए हैं। बताया गया कि 24 घंटों के दौरान कई आईएस मिलिटेंट्स ने अपने आप को इत्तेहादी फौजों के हवाले किया। हथियार डालने का एक वीडियो भी सामने आया है। तुर्की सीरिया के इदलिब में अपनी फौजी तैनाती को फैला रहा है। हालांकि सीरिया की बशार अल असद हुकूमत ने तुर्क सिपाहियों से कहा है कि वो फौरी और किसी शर्त के बगैर बाहर निकल जाएं। तुर्की की मदद रखने वाली फ्री सीरियन आर्मी ने कहा कि तुर्क फौजें अभी आगे बढ़ रही हैं और फैल रही हैं। तुर्की ने जुमेरात को इदलिब में अपनी 30 फौजी गाड़ियों को भेजा था। दमिश्क की हुकूमत ने तुर्की की इस तैनाती पर तनकीद की और कहा कि ये सेफ जोन से मुताल्लिक समझौते की खिलाफ वर्जी है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हमास सूबे में सीरियन फौज ने बागियों के कंट्रोल वाले इलाकों पर बमबारी की। जानी नुकसान के बारे में कोई खबर नहीं है। अमेरिका की साबिक सेक्रेटरी स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने अमेरिका को बहुत बेवकूफ़ और बहुत छोटा बना दिया है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान के बारे में अपनी नई स्ट्रैटेजी का ऐलान करते हुए न्यूक्लियर डील की तस्दीक करने से इनकार कर दिया था। हिलेरी क्लिंटन ने CNN पर फरीद ज़करिया को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस कदम से ईरान का कद ऊंचा हुआ है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान समझौते पर अमल नहीं कर रहा है। हिलेरी क्लिंटन ने यह बात मानी कि अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से ईरान को अहमियत हासिल हो रही है। इस वजह से हम बेवकूफ़ और छोटे नजर आ रहे हैं और ऐसा मालूम होता है कि हम ईरान का खिलौना बन गए हैं। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि ट्रंप का फैसला एक बड़ी गलती है और ऐसे फैसलों की वजह से वाशिंगटन का एतबार मुतासिर हो रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की साबिक सदारती उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन खुद माजी में ईरान न्यूक्लियर डील की मुखालिफ रही हैं। इस दौरान CNN ने एक रिपोर्ट में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से ईरानी कौम मुत्तहिद हो रही है। रशिया के एक वजीर ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं और उसमें तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। सर्जी रिबाकोफ ने रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को बताया कि ईरान डील के ताल्लुक से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां गलत हैं। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर अली लारिजानी ने कहा कि उनके मुल्क को उम्मीद है कि न्यूक्लियर डील से ईरान को फायदा पहुंचता रहेगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यह बात दोहराई है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान डील के मामले से बहुत खराब अंदाज में निमट रहे हैं। पेरिस में एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले मुनासिब नहीं हैं। खबर है कि इसराइल ने अल-कुद्स से यरूशलेम में यहूदी आबादकारी के एक बड़े मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। इससे पहले अमेरिका की पिछली हुकूमत के दबाव में उस इलाके में तामीराती सरगर्मियों को रोक दिया गया था। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इस मंसूबे के तहत 1600 हाउसिंग यूनिट्स तामीर की जाएंगी। इसराइल के चैनल 10 ने बताया कि इलाके में भारी मशीनरी देखी गई है। यहूदी बस्तियों का फैलाव इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान अमन बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है।
اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایجپٹ کے سنائی علاقے سے ملک پر 2 راکٹ حملے کیے گئے۔ ایشکول علاقے کی ایک یہودی کالونی کے قریب یہ راکٹ گرے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے فیس بک پر بتایا کہ یہ راکٹ سنسان علاقے میں گرے۔ یہ راکٹ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب ایک دن پہلے ہی سنائی علاقے میں لڑائی میں ایجپٹ کے 6 سپاہی اور 24 ملیٹنٹس ہلاک ہوئے تھے۔ قطر کے امیر نے ملیشیا کا دورہ شروع کیا ہے جہاں ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ ملیشیا کے شاہ سلطان محمد، وزیر اعظم نجیب رزاق اور وزیروں نے کوالالمپور میں قطر کے امیر شیخ تمیم کا استقبال کیا جنہیں 21 بندوقوں سے سلامی دی گئی۔ شیخ تمیم کے ساتھ وزیروں اور عہدیداروں کا ایک ڈیلیگیشن بھی ملیشیا کا دورہ کر رہا ہے۔ اس دورے کے دوران وہ سنگاپور اور انڈونیشیا بھی جائیں گے۔ قطر اور سعودی اتحاد کے درمیان بحران شروع ہونے کے بعد سے شیخ تمیم کا یہ دوسرا بیرونی دورہ ہے۔ اس سے پہلے وہ ستمبر میں ترکی، جرمنی، فرانس اور امریکہ گئے تھے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ اس دورے کا مقصد کئی شعبوں میں آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ قطر کے امیر نے ملیشیا کے شہر پتراجیا میں وزیر اعظم نجیب رزاق سے ملاقات کی۔ دنیا بھر سے میں اب وقتوں کے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے لندن ہے عورتوں کے لیے دنیا کا سب سے محفوظ شہر۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ کرکک میں عراقی فوج کا آپریشن، کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا، کرد سپاہی پیچھے ہٹ گئے، ہزاروں شہری فرار۔ کردستان ریفرینڈم معاملے کا سنگین موڑ، حیدر العبادی نے کہا عراق کے اتحاد کی حفاظت کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ رقہ کے 10% علاقے پر کنٹرول کے لیے زبردست لڑائی، اتحادی فوجوں نے 300 IS فائٹرز کو گھیر لیا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے نے امریکہ کو چھوٹا بنا دیا، ہلیری کلنٹن کی تنقید، کہا ملک کا اعتبار متاثر ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے القدس میں یہودی آباد کاری کے منصوبے پر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ صومالیہ کے بدترین خودکش حملے میں مرنے والوں کی تعداد 276 ہو گئی، ملک بھر میں سوگ۔ نارتھ کوریا کے اعتراض کے باوجود ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی جنگی مشقیں، ریکس ٹیلرسن نے کہا پہلا بم گرنے تک بات چیت کی کوششیں جاری رہیں گی۔ بی جے پی لیڈر سنگیت سوم نے تاج محل کو بدنما دھبا قرار دیا، کہا غداروں نے بنایا تھا۔ جائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو افغانستان کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کابل میں ایک بڑے دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ کابل پولیس نے ایک ٹرک کو ضبط کیا جس پر 2500 کلوگرام بارود لے جایا جا رہا تھا۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک خطرناک خودکش حملے میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 276 ہو گئی ہے۔ اس حملے میں 300 سے زیادہ سویلین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ حملے کے بعد پورے ملک میں سوگ کا ماحول ہے۔ اس حملے کے دوران کئی بسیں اور 100 سے زیادہ کاریں تباہ ہو گئیں۔ چشمدیدوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں زیادہ تر بس مسافر تھے۔ صومالیہ کے وزیر عبدالرحمان یارسلو نے حملے کے لیے الشباب کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس حملے میں بارود سے بھرا ایک ٹرک استعمال کیا گیا۔ یہ حملہ ایک مصروف چوراہے پر کیا
किया गया, जहां कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस और दुकानें हैं। आसपास की कई इमारतें भी गिर पड़ी, जिनमें मशहूर सफारी होटल भी शामिल है। इसे मोगदिशु में होने वाला सबसे बड़ा खुदकुश हमला बताया गया है। ऐसा अंदेशा है कि मलबे के नीचे अभी कई लाशें दबी हो सकती हैं। कई जख्मियों की हालत नाजुक है। ज्यादातर मरने वाले और जख्मी होने वाले सिविलियंस हैं। हमले के बाद हर तरफ तबाही और बर्बादी के मंजर देखे गए। एक बड़े इलाके में इंसानी जिस्म के हिस्से और खून बिखरा हुआ था। हमला इतना जोरदार था कि दूर दूर तक इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए। म्यांमार में सरकारी फौज के जुल्म और ज्यादतियों से जान बचाकर भागने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की एक और कश्ती दरियाए नाफ में उलट गई। इस हादसे में कम से कम 10 रोहिंग्या रेफ्यूजीज हलाक हो गए और कई लापता हैं। ओहदेदारों ने बताया कि इस कश्ती पर 50 लोग सवार थे। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने बताया कि मरने वालों की लाशें निकाल ली गई हैं और 21 लोगों को जिंदा बचाया गया है। अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है। म्यांमार की हुकूमत ने हथियारों से लैस तमाम नस्ली ग्रुपों से कहा है कि वो जंगबंदी समझौते में शामिल हो जाएं। म्यांमार के लीडर आंग सान सू की ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। स्पेन की मरकजी हुकूमत ने कैटालोनिया इलाके को एक और अल्टीमेटम दिया है कि वो आज़ादी के बारे में अपनी पोजीशन साफ करे। हुकूमत ने कहा कि अगर कैटालोनिया के लीडर जुमेरात तक अलहदगी का अमल रोकने के सिलसिले में नाकाम रहते हैं तो मरकजी हुकूमत खुद मुख्तार इलाके कैटालोनिया का कंट्रोल संभाल लेगी। स्पेन की नायब वज़ीर आज़म सोराया साइज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कैटालोनिया के लीडर के पास जुमेरात दिन के 10 बजे तक का वक्त है कि वो कानूनी रास्ते पर वापस आ जाएं और अपने इरादे साफ करें। इससे पहले कैटालोनिया के लीडर को पीर तक की डेडलाइन दी गई थी कि क्या वो स्पेन से अलग होना चाहते हैं। कैटालोनिया में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था जिसमें 90% से ज़्यादा वोटर्स ने आज़ादी के हक में वोट दिया। स्पेन की हुकूमत का कहना है कि ये रेफरेंडम गैर दस्तूरी है। अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत में जंगल की आग से हलाक होने वालों की तादाद 40 हो गई और सैकड़ों लोग लापता हैं। मुसलसल 6 दिन की कोशिशों के बावजूद आग को नहीं बुझाया जा सका। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि ये रियासत में पेश आने वाला अब तक का सबसे बड़ा सानेहा है। हजारों फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से आग नए इलाकों तक फैलती जा रही है। सैंटागोसा शहर और दूसरे मुतासरा इलाकों से 3000 लोगों को बचाया गया। गवर्नर जेरी ब्राउन ने कहा कि तबाही नाकाबिले यकीन है। उन्होंने शहर का दौरा करते हुए कहा कि यह एक ऐसी वहशत है जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। अमेरिका के सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया बहरान को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। उन्होंने CNN से कहा कि जब तक पहला बम नहीं गिरता सफारतकारी जारी रहेगी। पिछले महीने ट्रंप ने रेक्स टिलरसन से कहा था कि वो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ बातचीत की चाह में वक्त बेकार ना करें। नॉर्थ कोरिया ने मुसलसल मिसाइल और न्यूक्लियर तजुर्बात किए, जिसकी वजह से अमेरिका उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकियां देता रहा है। इस मसले पर नॉर्थ कोरिया और इलाके में अमेरिका के इत्तेहादियों के दरमियान तनाव काफी बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया के एतराज के बावजूद साउथ कोरिया और अमेरिका की समंदरी फौजों ने जंगी मशकें शुरू की। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर धमकी दी कि वो पैसिफिक के समंदर में अमेरिका के इलाके गवाम को निशाना बना सकता है। वेनेजुएला के असेंबली इलेक्शंस में सदर निकोलास मदुरो की सोशलिस्ट पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। निकोलास मदुरो ने इसे मुल्क के इत्तेहाद की कामयाबी करार दिया। अपोजिशन पार्टियों ने नतीजा कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो एक बार फिर सड़कों पर मुजाहरे करेंगी। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान एक गोलकीपर की अपनी ही टीम के खिलाड़ी के साथ टक्कर के बाद मौत हो गई। 38 साल गोलकीपर को इस टक्कर के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस वाकये में गोलकीपर के सीने और जबड़े पर चोट आई। डॉक्टरों ने बताया कि टक्कर की वजह से उनकी सांस रुक गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी आबाई रियासत गुजरात में बीजेपी कारकुनों के एक बड़े जलसे से खिताब किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि मुल्क में एक के बाद एक इलेक्शंस में बीजेपी की कामयाबियों का सेहरा अमित शाह के सर जाता है और वो मैन ऑफ द मैच हैं। मोदी ने नेहरू गांधी खानदान पर सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा कि जो लोग गुजरात की तरक्की के बारे में सवाल करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि रियासत की तरक्की के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने कौम की खिदमत करने वाले हीरोज़ की बेइज्जती की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी तरक्की के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़े। उन्होंने लोगों को गुमराह किया, लोगों को जात पात की बुनियाद पर बांटा। मोदी ने गुजरात गौरव महासम्मेलन की रैली से खिताब किया जो गुजरात गौरव यात्रा खत्म होने के मौके पर निकाली गई। इस जलसे में बीजेपी सदर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी और कई बड़े पार्टी लीडर्स ने हिस्सा लिया। मोदी ने इस दौरे से पहले ट्विटर पर कहा कि वो कई दहाकों से बीजेपी का साथ देने पर गुजरात के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं।
मोदी के गुजरात दौरे से पहले कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने रियासत के लिए एक वेदर रिपोर्ट जारी की और बयानबाजियों की बारिश की पेशकयासी की। उम्मीद की जा रही थी कि वजीर आजम गुजरात के लिए कई स्कीमों और मंसूबों का ऐलान करेंगे, जहां दिसंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। रियासत में अगले महीने की 9 तारीख को वोटिंग होने वाली है। बीजेपी के मुतनाज़ लीडर संगीत सोम ने एक बार फिर शरपसंदी की है। इस मर्तबा उन्होंने दुनिया भर में मशहूर मोहब्बत की यादगार ताज महल को निशाना बनाया और कहा कि ताजमहल गद्दारों ने तामीर किया था और ये मुल्क पर एक बदनुमा दाग है। बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों को अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। इतिहास बदल रहा है कि पिछले बहुत सालों में इस हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में जो इतिहास बिगाड़ने का काम किया है, आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार उस इतिहास को सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है, किताबों के अंदर लाने का काम कर रही है। भगवान रामचंद्र जी से लेकर कृष्ण जी से लेकर महाराणा प्रताप तक का इतिहास, शिवाजी राव तक का इतिहास आज किताबों में लाने का काम कर रही है। और कलंक कथा जो किताबों में लिखी गई है, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उनके इतिहास को निकालने का काम कर रही है सरकार। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कई लीडर्स ने संगीत सोम के इस बयान पर तनकीद की है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर ताजमहल गद्दारों ने बनाया है तो उसे टूरिस्टों के लिए बंद कर देना चाहिए। उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ से बनाए गए तारीखी लाल किले का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क के वजीर आजम वहां से क्यों कौमी झंडा लहराते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत बनने के बाद मुल्क में गौरक्षकों के हमलों में 90% का इजाफा हुआ। Well, what can one say? It is very sad that a minister who has taken oath on the Indian Constitution, when he speaks, his arrogance, his ignorance of history comes out of his mouth. If what he says is true, that the Taj Mahal is a symbol of traitors, built by traitors, then why is Mr. Modi going to Red Fort and hoisting a national flag on a place which was built by traitors? Will Mr. Modi stop hoisting national flag from a place which is identified built by traitors? Will Mr. Modi stop hosting foreign dignitaries in Hyderabad House which was built by traitors? In fact, Mr. Modi wore that 25 lakh suit and served tea to Mr. Obama in Hyderabad House. Where is an end to it? This clearly shows that what are the priorities of this government. It also shows that they have no relevance for Taj Mahal. If that is the case, let the government, I challenge this government, you tell UNESCO World Heritage that we want Taj Mahal to be removed from World Heritage. Do it. And you tell people who are coming to India, don't see Taj Mahal because it is a symbol of traitors. Please say that. Because this government has completely failed on providing employment to youth, failed on controlling terrorism, failed on the China front. Now they are facing the flak of common man because of GST and demonetization. So here we have a minister speaking in a very arrogant and ignorant way about our country's history. बरतानिया के लंदन शहर को दुनिया भर में औरतों के लिए सबसे महफूज करार दिया गया है। एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि इजिप्ट का दारुल हुकूमत काहिरा और पाकिस्तान का शहर कराची औरतों की हिफाजत के हवाले से सबसे ज्यादा खतरनाक और गैर महफूज शहर हैं। जिन शहरों को औरतों की हिफाजत के एतबार से महफूज करार दिया गया उनमें टोक्यो और पेरिस शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किरकुक में इराकी फौज का ऑपरेशन, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया, कुर्द सिपाही पीछे हट गए, हजारों शहरी फरार।
کردستان ریفرینڈم معاملے کا سنگین موڑ، حیدر العبادی نے کہا عراق کے اتحاد کی حفاظت کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ رقہ کے 10% علاقے پر کنٹرول کے لیے زبردست لڑائی، اتحادی فوجوں نے 300 IS فائٹرز کو گھیر لیا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے نے امریکہ کو چھوٹا بنا دیا، ہلیری کلنٹن کی تنقید، کہا ملک کا اعتبار متاثر ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے القدس میں یہودی آباد کاری کے منصوبے پر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ صومالیہ کے بدترین خودکش حملے میں مرنے والوں کی تعداد 276 ہو گئی، ملک بھر میں سوگ۔ نارتھ کوریا کے اعتراض کے باوجود ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی جنگی مشقیں، ریکس ٹیلرسن نے کہا پہلا بم گرنے تک بات چیت کی کوششیں جاری رہیں گی۔ بی جے پی لیڈر سنگیت سوم نے تاج محل کو بدنما دھبہ قرار دیا، کہا غداروں نے بنایا تھا۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔